बर्नौलीज इक्वेशन को सबसे पहले हम स्टूडेंट डिफाइन कर लेते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है। उसका जो क्वेश्चन आता है शॉर्ट टाइप का वो इस तरह आता है, स्टेट बर्नौलीज इक्वेशन फॉर अ लिक्विड इन मोशन एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है, द प्रिंसिपल स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर, द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उनका जो सम होगा इक्वल है कांस्टेंट के, इसी को कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशंस। ये आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन है जिसको हम ड्राइव करेंगे। अब पॉइंट ये है स्टूडेंट कि ये यहाँ पे प्रेशर है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। इनको हम ऐड तब कर सकते हैं जब इनके यूनिट सेम होंगे। ठीक है, अगर इन तीनों इक्वेशन के कोई भी अगर मैथ में आप ऐड उनको कर सकते हो जिनके यूनिट सेम होंगे। तो आप पहले ये चेक करेंगे कि इनके यूनिट सेम है। फिर दूसरी बात ये कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ रो वी स्क्वायर, ये रो कहाँ से आ गया, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था mgh, यहाँ पे रो gh लिखा हुआ है, ये कैसे होता है, इसको मैं एक साइड पे प्रूव करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है हाफ mv स्क्वायर। हमने स्टेटमेंट में क्या यूज़ किया कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, अब कैसे निकालेंगे कि इसको डिवाइड कर दे वॉल्यूम पे। ये स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, इसको डिवाइड करें वॉल्यूम पे। तो ज़रा देखें, ये जो मैंने रेड कलर लिखा हुआ है, शो किया हुआ है मैस पर वॉल्यूम, ये आपको पता है डेंसिटी के इक्वल होता है, रो के इक्वल होता है मैस पर वॉल्यूम। तो इसको आप आगे इस इक्वेशन में ये लिख सकते हैं हाफ रो डेंसिटी, मैस पर वॉल्यूम की जगह पे रो आ गया, बाकी वी स्क्वायर आ गया। ये वाली इक्वेशन स्टूडेंट समझ लगी आपके पास, ये वाली आ गई। इसको आप क्या कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। अब बात करते हैं रो जी एच। इसके लिए स्टूडेंट देखें कि पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या पढ़ा था, एम जी एच डिवाइडेड, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम लिखेंगे आप तो एम डिवाइडेड बाई वी को आप रो लिख सकते हैं, तो आपके पास रो जी एच आ गया। ओके स्टूडेंट, अब पॉइंट ये होता है कि क्या इनका यूनिट भी सेम है। बिल्कुल, ये आप ट्राई करें, प्रेशर और इसका यूनिट निकालें। प्रेशर का यूनिट क्या आता है स्टूडेंट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आप इसका यूनिट भी निकालें तो आपके पास न्यूटन पर मीटर आएगा। ठीक है, ये आपने कंप्लीट इसका निकालना है, तो इसका भी आप निकालेंगे तो आपके पास न्यूटन पर मीटर आएगा। जब तीनों का यूनिट सेम होगा उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानब कि बर्नौलीज इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं, वो भी आपने देखा, मैंने बताया भी है पीछे वाली स्लाइड में कि बर्नौलीज इक्वेशंस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट इन नोजल डिज़ाइंस। नोजल डिज़ाइन करने के लिए और फ्लो की जो मेजरमेंट है उनको मेजर करने के लिए, फ्लो की मेजरमेंट को डिस्कस करने के लिए हम यूज़ करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं कि इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। उसके लिए हम एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप ले रहे हैं। ये एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, एक एंड पाइप का आपने हाइट पे रखा हुआ है और दूसरा एंड आपने पाइप का एच हाइट 2 पे रखा हुआ है। ये ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड से ऊपर पाइप को रखा हुआ है। ये H1 लार्ज हाइट पे है और H2 स्मॉल हाइट पे है। अब स्टूडेंट ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब फ्लूइड इसके अंदर इंटर होगा, आपने जो फ्लूइड लेना है वो कौन सा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड, जो इनकम्प्रेसिबल हो, जो आप कह सकते हैं जिसको नॉन विस्कस हो, और उसके बाद जिसकी लेयर के दरमियान फ्रिक्शन ना हो। आपके पास वाटर एक आइडियल है, ऑयल जो है ये आपके पास आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, सरसों का ऑयल नहीं और ना ही आपके पास शायद, ये इनके दरमियान में लेयर्स होती हैं, ये दीवारों के साथ चिपट जाता है, इसलिए हम उनको नहीं लेते। ओके, अब वाटर की बात कर लेते हैं, या कोई फ्लूइड ले लेते हैं जो कि आइडियल हो। जब उस फ्लूइड को यहाँ से पास करवाते हैं, जितना वाटर यहाँ से पास होता है, फ्लूइड पास होता है, उतना ही यहाँ से निकलता है। जितनी उसकी एनर्जी यहाँ पे होती है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, उतनी ही एनर्जी यहाँ पे होगी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ये हम प्रूव भी करेंगे। तो ज़रा यहाँ पे देखें, जो वाटर हम लेंगे, यहाँ पे एरिया लार्ज है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा P1 होगा। ठीक है, ये फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर होगा, और ये डेल्टा एक्स है जो फ्लूइड यहाँ से मूव करेगा जितनी स्पीड से, जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो है डेल्टा x1। यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो v1 होगी।
यहाँ पे जो इसका मैस होगा वो डेल्टा m1 होगा और ग्राउंड से इसकी हाइट h1 होगी। ओके स्टूडेंट, ये अपर एंड है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी वो P1A1 प्रेशर जो है उसके इक्वल होगी, F1 इज इक्वल टू P1A1 की इक्वल होगी, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो फ्लूइड के ऊपर होगा, ये फ्लूइड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। फ्लूइड की वेलोसिटी इस साइड पे है, अब यहाँ पे प्रेशर एयर की वजह से बाहर वाली साइड से प्रेशर को इनवर्ड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर होगा। इसमें प्रेशर क्या था, फ्लूइड की डायरेक्शन में था, यहाँ पे प्रेशर जो है वो फ्लूइड के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, ये पॉइंट याद रखना। तो अब ज़रा यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है फ्लूइड, वो होगा फ्लूइड के ऊपर पॉजिटिव वर्क डन, और यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब बर्नौलीज इक्वेशन के लिए जब वो कहें कि इक्वेशन ड्राइव करें तो आप सबसे पहले इसको एक पाइप लेंगे, आप नॉन यूनिफॉर्म पाइप जिसमें आपने डिस्कस किया है। कंसीडर अ फ्लूइड दैट इज इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड फ्लोज इन अ स्टेडी स्टेट मैनर थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज एज शो इन फिगर। ये एक नॉन यूनिफॉर्म साइज पाइप है जिसके अंदर हमने आइडियल फ्लूइड लिया हुआ है जो कि इनकम्प्रेसिबल है, विस्कस है, नॉन विस्कस है, ठीक है। ये इसके अंदर स्टेडी फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है। द फोर्स ऑन द अपर एंड ऑफ द फ्लूइड इज, स्टूडेंट यहाँ पे जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से लग रही है, एक प्रेशर है और उसके बाद इसका जो एरिया है, ठीक है। ये जो फोर्स लग रही है एरिया है और इस पे जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास अपर एंड पे जो फोर्स है उसको F1 कह देते हैं, P1A1 है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो फ्लूइड की डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। जिसमें हम देखें कि P1 है वो प्रेशर है और A1 आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है अपर एंड का। अब इसमें जो स्टूडेंट वर्क होगा वो क्या होगा, वर्क की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी, द वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस डेल्टा x1 विल बी। स्टूडेंट वर्क की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, W इज इक्वल टू F डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है ये आपने डिस्कस किया, यहाँ पे फोर्स जो एरिया और प्रेशर की वजह से लग रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1 जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वर्क की डेफिनेशन बन जाती है। वर्क की डेफिनेशन क्या है, जो अपर एंड पे W1 ले रहे हैं, F1 डेल्टा x1। अब F1 की स्टूडेंट ये वाली इक्वेशन इस जगह पे पुट करें तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी स्टूडेंट, ये वाली इक्वेशन आपके पास बनेगी P1A1 डेल्टा x1। ओके, ये वाली इक्वेशन आप यूज़ कर रहे हैं, ये अपर एंड के लिए वर्क आपने निकाल लिया, ओके। इसी तरह सिमिलरली द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट द लोअर एंड, लोअर एंड पे स्टूडेंट जो वर्क होगा वो आप कैसे लिखेंगे, वो आप देखेंगे कि W2 इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू माइनस 2A2 डेल्टा x2। अब स्टूडेंट ये आपके पास जो वर्क है ये वर्क 1 है, ये दूसरा आपके पास वर्क 2 है। अब इस सेकंड वाले वर्क को आप देख रहे हैं कि मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, सेकंड वाले वर्क 2 को ये नेगेटिव लिया हुआ है। नेगेटिव लेने का मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, जो प्रेशर है, वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए मैंने जो सेकंड इक्वेशन में वर्क लिया है वो नेगेटिव लिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, ये आपके पॉइंट। आपने क्या किया, आपने जो इसकी समरी ये है कि आपने पहले यहाँ पे W1 फाइंड किया जो कि आपके पास ये इक्वेशन आ रही है, ठीक है, ये वाली P1A1 डेल्टा x1, ये आपने पॉजिटिव लिया क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और फोर्स जो है इसके अलॉन्ग लग रही है फ्लूइड की डायरेक्शन में। यहाँ पे प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो वर्क जो है यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके लिए मैंने जो लास्ट वाली इक्वेशन है ये लिखी हुई है W2 इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा x2, जिसको आपने माइनस P2A2 डेल्टा x2 लिख दिया। ओके, अब स्टूडेंट हम चलते हैं कि इसके लिए हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, पहले आपने W1 निकाला अपर एंड पे, W2 निकाला लोअर एंड पे, अब आप निकाल रहे हैं नेट वर्क डन। द वर्क डन इज टेकन टू बी नेगेटिव एज द वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। वो हमने देखा कि हमने उस नेगेटिव वर्क लिया क्योंकि वो फ्लूइड के अगेंस्ट वर्क कर रहा था। तो अब टोटल वर्क क्या होगा, नेट वर्क इसके ऊपर क्या होगा, उसको हम सम करते हैं, W1 अपर एंड पे, W2 डाउनवर्ड पे। तो इसको इसलिए स्टूडेंट आप इनकी इक्वेशन को पुट कर दें। W1 की इक्वेशन आपने ये वाली निकाली थी
प्लस लिखना था, W2 की इक्वेशन आपने देखा था वहाँ पे माइनस थी तो माइनस लिख दिया। ठीक है, ये अपर एंड पे वर्क है, ये लोअर एंड पे वर्क है जो कि नेगेटिव था। अब स्टूडेंट इसमें ज़रा देखें कि आपके पास डेल्टा x1 है, यहाँ पे डेल्टा x2 डिस्टेंस है, बाकी P2 A2 आपके पास प्रेशर है। अब उसकी स्पीड की बात करेंगे स्टूडेंट। इफ़ V1 एंड V2 आर द वेलोसिटी एट द अपर एंड एंड लोअर एंड रिस्पेक्टली, देन S इज इक्वल टू VT। स्टूडेंट हमने देखा था कि अपर एंड पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही थी वो डेल्टा x1 था और लोअर एंड पे डेल्टा x2 है। अब इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड का फार्मूला आपने पढ़ा था S इज इक्वल टू VT, जिसको S यहाँ पे डिस्टेंस है जो कि हमने डेल्टा x लिया है। इस पाइप के केस में पाइप में हमें डेल्टा x इज इक्वल टू VT आ जाएगा। अपर एंड के लिए डेल्टा x1 है, ठीक है, और लोअर एंड के लिए डेल्टा x2 होगा। तो आप इसके लिए आप इक्वेशन सेट कर दें, ये जहाँ पे मैंने डेल्टा x1 लिखा है उसकी जगह पे आपने V1T लिख दिया है, ये वाला आपको रेड एरिया नज़र आ रहा है। डेल्टा x2 की जगह पे आपने V2 लिख दिया है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, अब हम देखते हैं कि हम इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बना लेते हैं। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का सहारा लेना है, क्योंकि इसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी भी है। वो क्या कहती थी कि उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि वेलोसिटी और स्पीड और एरिया जो है वो इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। A1 V1 इक्वल है A2 V2 के। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं इस इक्वेशन में कि इसके अंदर हम टाइम का रिलेशन ले आते हैं। टाइम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। A1 V1 को इस साइड पे मल्टीप्लाई T के साथ कर दे, इसके साथ मल्टीप्लाई T के साथ करते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन नीचे बन जाती है। तो स्टूडेंट इसमें ज़रा देखें, ये जो आपके पास VT नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास जो VT नज़र आ रहा है ये किसके इक्वल है? ये वाला VT, ये वाला VT। ये हमने देखा, ये आप ज़रा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास किसकी इक्वल है? डेल्टा x की। ठीक है, तो इसकी जगह पे अगर हम डेल्टा x लिखते हैं तो ये एक वॉल्यूम नहीं बन जाता? जो आपने क्या देखा था कि एरिया को अगर मल्टीप्लाई करें डेल्टा x के साथ, आपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, तो ये इक्वल होता है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो इसकी जगह पे अगर आप डेल्टा x लिख देते हो, इसकी जगह पे भी डेल्टा x, इसकी जगह पे भी डेल्टा x लिख देते हो, तो ये आपके पास वॉल्यूम बन जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली वॉल्यूम लिख रहा हूँ। ये आपको कलर वाले एरिया में नज़र आ रहा है। ओके स्टूडेंट, जिसको ज़रा दोबारा देख लें कि आपने क्या करना है, ये VT इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है? डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा x की जगह पुट करें, क्योंकि ये आपको पता है VT की डेल्टा x के इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा? एरिया को अगर आप लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वॉल्यूम का रिलेशन आता है, जिसको मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया है। ओके जी, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने बर्नौलीज क्या कहते हैं कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन लिए यहाँ से, उसके साथ T का फैक्टर को मल्टीप्लाई किया है। VT स्पीड लेंथ बन रही थी, डिस्टेंस बन रहा था, एरिया के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास वॉल्यूम आ गया। ओके, अब जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें ज़रा देखें कौन सा एरिया आपके पास ये मैच कर रहा है वॉल्यूम के साथ। ये A2 VT, ये आपके पास ज़रा यहाँ मैं इसको निशानदाही कर देता हूँ इसको। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये वाला है, ये वॉल्यूम के इक्वल बन रहा है ना, कि ये वाली इक्वेशन इस तरह ये वाला वॉल्यूम के इक्वल बन रहा है। ओके, तो इसकी जगह पे आप V पुट कर दें तो आपके पास जो नई इक्वेशन बनेगी इक्वेशन 1, वो आपके पास बन जाएगी P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ओके स्टूडेंट, समझ लगी होगी आपको कि आपने A2 V2 T की जगह पे आपने वॉल्यूम पुट कर दिया इस इक्वेशंस में, इसकी जगह पे V पुट कर दिया, इसकी जगह V पुट कर दिया और V को कॉमन ले लिया तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ओके, इफ M इज द मैस एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर स्टूडेंट हम वाटर जो फ्लूइड लिया उसका मैस है और उसकी जो डेंसिटी वो रो से डिनोट करते हैं, तो उसका आपने इक्वेशन क्या पढ़ी थी? V इज इक्वल टू M बाय रो। ये आपने पढ़ा था कि वॉल्यूम किसके इक्वल आ रहा है? मैस पर रो को। तो अब जो इक्वेशन नंबर 2 में आपने वॉल्यूम निकाला हुआ है इक्वेशन 2 में, उसकी जगह पे आप पुट कर दें मैस पर रो, मैस पर डेंसिटी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है आपके पास, उसकी जगह पे आपने ये पुट किए दिया मैस पर रो। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, एक आपके पास रिलेशन आ गया जो कि टोटल वर्क है। ओके, अब हम जरा देखते हैं कि हमारे पास जो बर्नौलीज इक्वेशंस है उसके अंदर एनर्जी का क्या रिलेशन है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? पार्ट ऑफ दिस काइंड इज यूटिलाइज्ड बाय द फ्लूइड इज चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड अ पार्ट इज यूज्ड इन चेंजिंग इट्स ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे पाइप हाइट पे है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। आपको पता है कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करें तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वाटर यहाँ से फ्लो करेगा स्पीड में, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अब ज़रा देख रहे हैं कि टोटल जो वर्क है, यहाँ पे जो वर्क लग रहा था, यहाँ पे जो वर्क है, ये टोटल वर्क किस में आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में यूज़ हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ी थी 4 चैप्टर में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, उसको डिनोट करते हैं डेल्टा के ई से। वो इक्वल होती है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल आपके पास है हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस है हाफ एम वी वन स्क्वेयर। ये 2 वाली फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, mgh2 फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपके पास जो वर्क है जिसमें देख रहे हैं h1 आपके पास हाइट है, वेयर h1 एंड h2 आर द हाइट्स ऑफ द अपर एंड लोअर एंड रिस्पेक्टिवली। देन जो हमारे पास इक्वेशन है, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू दिस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड वी गेट दिस इक्वेशंस। ये आपके पास स्टूडेंट आपके पास एनर्जीज है। आपने जो टोटल वर्क निकाला है वो इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, ये डेल्टा के का ये वाला रिलेशन और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला रिलेशन इक्वल आ रहा है टोटल वर्क के। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने लिखा है कि टोटल वर्क इक्वल है चेंज इन एनर्जीज के, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, अब ज़रा यहाँ पे देखें, ये स्टूडेंट मैथ्स है। यहाँ पे मैथ्स आपके पास है, इनको आप कॉमन ले लें। मैथ्स को आप कॉमन लेते हैं, ज़रा ये देखें, यहाँ पे मैथ्स को कॉमन लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मैथ्स को लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मिस हो गया है। ये एक आपने मैथ्स लिखा हुआ है, आपने मैथ्स को यहाँ से अलग कर लिया तो यहाँ से मैथ्स को मैथ्स से कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या रिलेशन आ गया नया, वो आपके पास आएगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई हाफ रो वी स्क्वेयर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वेयर प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच वन। ये आपके पास लास्ट वाली इक्वेशन आई। इसके अंदर स्टूडेंट आप ज़रा देखें कि डेंसिटी है। अब इस वाटर की जो डेंसिटी है वो आपने देखा कि वो इक्वल होती है। ठीक है, तो आप एक ऐसा काम करें कि यहाँ पे जो इक्वेशन 1 वाले पार्ट है उनको एक साइड पे ले जाएं और 2 वालों को एक साइड पे ले जाएं। 1 वालों को आपने एक साइड पे कर लिया, 2 वालों को एक साइड पे कर लिया, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। और यहाँ से आप क्या करेंगे कि आपके पास जो इक्वेशंस है हाफ डेंसिटी की, या आप कह सकते हो कि आपके पास रो V1 है और यहाँ पे रो जी एच है, ये अगर इनके इक्वल आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं इनका जो सम है वो इक्वल टू कांस्टेंट है। ये आपके पास रिलेशन आ गया जो आपने प्रूव करना था कि द सम ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द रिलेशंस फॉर बर्नौलीज इक्वेशंस। इसको हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।